अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त वलीद रिसर्च और मैं हूँ आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन खबरें जिस तरह रोज़ाना सिलसिला हमारा बना हुआ है, तो आज भी कुछ अहम तरीन खबर आई है सामने के इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर रता बंदियाल साहब के 24 घंटे के अंदर आपने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी है, और वो भी मुअज़्ज़म गोंदल जो कि शहीद हुआ है उसकी फैमिली की मुद्दत में, या जो भी मुकदमा दर्ज कराने आता है या मुतासरीन के अंदर जितनी भी शख्सियात हैं या अशखास हैं उन सब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराना है। तो आईजी पंजाब साहब का, क्योंकि कल ही कुछ एक हैरान कौन इंकशाफ उन्होंने किया था, क्योंकि आई पंजाब की जो हुकूमत है उसकी तरफ से मुझे रोका गया है कि मुकदमा दर्ज ना किया जाए। तो पंजाब की हुकूमत में बेसिकली ये पहले भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, मैं आपको पहले भी बता चुका था, अगर आप मुसलसल यानी कि बाकायदगी से पीछे वाली वीडियोस देख लें तो उसके अंदर के परवेज़ इलाही साहब ने जो है ना इसके ऊपर रोक रखा था इस वक्त की, यानी कि जो उस वक्त के जो आई इस वक्त के अभी भी हैं, क्योंकि लेकिन उन्होंने अपना अहदा नहीं छोड़ा हुआ। तो परवेज़ इलाही साहब ने उनको मना किया हुआ था कि आपने जो है ना एफआईआर जो इमरान खान साहब ने 3 नाम दिया उनके ऊपर 2 के ऊपर अगर रजिस्टर करनी है तो कर लेना, अगर ज़्यादा दबाव है, लेकिन तीसरा नाम किसी सूरत भी उसके अंदर मुलव्विस नहीं होना चाहिए। उस एफआईआर के अंदर उस तीसरे बंदे का नाम किसी सूरत दर्ज नहीं होना चाहिए। ये परवेज़ इलाही साहब को किसी और जगह से कहा गया था, और परवेज़ इलाही साहब ने ये आगे उस थाने के जो एसएचओ है उस यानी कि जो अमला बर्खास्त किया था उसको ये हिदायत फ़ौरन हिदायत जारी कर दी गई थी। तो अब नाज़रीन कराम, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस भी थी कि आपने जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं या मुतासरा जो अशखास हैं उनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करना है, और ज़ुबैर नियाज़ी साहब, जी नाज़रीन कराम, ज़ुबैर नियाज़ी साहब ने एक दरख्वास्त भी लिख कर जमा करवा दी थी थाने के अंदर, और थाने के अंदर क्योंकि कुछ बताया जा रहा है इस वक्त के अहम तरीन शख्सियात ने कंट्रोल हासिल किया हुआ है इस वक्त थाने के अमला के ऊपर, यानी कि अपनी ताकत अपना रोब बिठाया हुआ है, जिसकी वजह से थाने का अमला इस वक्त खौफजदा है। और थाने के अमले ने जो उस वक्त के जो जब ये ज़ुबैर नियाज़ी साहब ये अपनी दरख्वास्त जमा करवा रहे थे उस वक्त भी बहुत से हीले बहाने सामने आए थे, और ये हैरान कुन इंकशाफ था कि जबकि पंजाब के अंदर हुकूमत भी पीटीआई की, और पीटीआई की दी हुई दरख्वास्त के ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं हो रहा, तो पीटीआई कैसे 25 मई और 24 मई की रात को जो बर्बरियत की गई थी पंजाब की आवाम और ख़ुसूसन पीटीआई के सपोर्टरान के ऊपर, उसका किस तरह से अजाला करेगी और किस तरह से बदला लेगी। और यही परवेज़ इलाही साहब किस तरह से हर दूसरे दिन आकर ये ट्विटर के ऊपर और मीडिया के अंदर बयान देते हैं कि जिस तरह इमरान खान कहेंगे हम वही सब कुछ करने को तैयार हैं। किस तरह से मोनिस इलाही साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, जबकि इमरान खान साहब ने खुद बजाते खुद अपने मुंह से ये एतराफ़ किया है और खुद ही ये 3 नाम भिजवाए हैं, और ज़ुबैर नियाज़ी साहब के ज़रिए ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि मेजर जनरल फैसल नसीर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब वज़ीर दाखिला यानी कि राणा सनाउल्लाह। तो इस वक्त बहुत से इंकशाफात के साथ ये भी हैरान कुन इंकशाफ था कि पंजाब हुकूमत के होते हुए, पीटीआई की पंजाब में हुकूमत होते हुए ही उनकी दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं थी। और यहाँ पर अब मैं कुछ आपको इमरान खान साहब के ऊपर हमला जो है उसकी और उसकी हकीकत कितनी है उसके अंदर, कि जिस जो मुलजिम का बयान है कि ये जी एक मजहबी जुनूनी शख्स ने ये किया है, और वो कह रहा है कि इमरान खान साहब तो उनको गुमराह कर रहे थे। अव्वल तो पिछले चंद महीनों के अंदर आप देखें तो इस वक्त की जो वफाकी हुकूमत है उसके बहुत से अहम तरीन जो वफाकी वज़रा हैं वो अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं, गुमराह गुमराह गुमराह। किसी के अंदर ये था कि इमरान खान साहब मजहबी तौर पर कौम को गुमराह कर रहे हैं, किसी के अंदर ये ख्यालात थे कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर कौम को गुमराह कर रहे हैं, किसी के अंदर ये था कि इमरान खान साहब अपनी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हैं, यानी कि हर तरह का इल्ज़ाम आयद किया गया था, और एक शख्स जो पॉइंट था गुमराह। तो मुलजिम मुजरिम, मैं तो कहता हूँ क्योंकि पकड़ा गया मुजरिम है, लेकिन इसके ऊपर भी सवालात उठते हैं। मैं आगे आपको जाके जो उसका मैंने आपको हकीकत बतानी है उसके अंदर इन सारी चीज़ों का इंकशाफ करना है। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब के ऊपर हमला जो है। नाज़रीन कराम, ये तस्वीर जो चल रही है आपके सामने, आपने तकरीबन अपने सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर देखी होगी कि ये तस्वीर इमरान खान साहब के सामने, जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े हुए थे वहाँ पर सामने जो पाकिस्तान का बैनर लगा हुआ था उसको क्रॉस करते हुए, शीट को क्रॉस करते हुए अंदर गई है।
اور یقیناً اب تک کی اطلاعات کے مطابق اسی گولی نے جا کر عمران خان صاحب کی جو ٹانگ ہے اس کو ہٹ کی ہے۔ اور ناظرین کرام اب یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے اس ویڈیو کی پوسٹ مارٹم کی طرف۔ تو ویڈیو جو آج کل بہت وائرل ہوئی ہے، 22 سیکنڈ کی ویڈیو بھی ہے، 10 سیکنڈ کی بھی ویڈیو ہے، جس کے اندر جو ایک چمبر فائر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک آٹو فائر کیا جا رہا ہے وہ پسٹل کے ذریعے، جس کو ابتسام نامی ایک نوجوان بہادر نوجوان نے ناکام بنایا، وہ کنٹینر کے سائیڈ سے فائر کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے جب وہ پہلا آٹو فائر کرتا ہے تو سائیڈ پہ جتنی بھی اشخاص کھڑے ہوتے ہیں وہ زخمی ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ فائر کرتا ہے تو عمران خان صاحب نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ناظرین کرام اس کا وہ چمبر جو وہ لوک ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے وہ پھر سے اپنے جو اس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے یعنی کہ پستول ہوتا ہے اس کو پھر سے وہ ری لوڈ کرتا ہے اتنی دیر کے اندر، کیونکہ وہ اس معصم نامی جو یہ شخص ہے جو کہ شہید ہو چکا ہے اس جنگ کے اندر، اس کا جو شہادت ہے وہ ہوئی تھی۔ تو ناظرین کرام یہ جو سائیڈ سے فائر ہوا تھا، اور اسی دوران اب وہاں پر ایک تو جو آٹو فائر ہوتا ہے اس کی آواز آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر، ایک ناظرین کرام وہ جو جس کے ذریعے معظم گوندل شہید ہوتا ہے اس کا ساؤنڈ ہے، یعنی کہ ایک آٹو فائر ہوا، ایک اور بلٹ فائر ہوا، اور ایک اور آواز آتی ہے جب ناظرین کرام جو ہی یہ آٹو فائر کر کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تبھی ایک اور آواز آتی ہے، اور اس آواز کے ذریعے وہ جو سامنے عمران خان صاحب کے سامنے جو گارڈ کھڑا ہوا تھا وہ اپنا اسلحہ نکالتے ہوئے اس سے مس فائر ہوتا ہے، اور وہ فائر اس کے بازو میں جا کر لگتا ہے۔ یہ بہت سے جو سینئر تجزیہ کار تھے وہ سوال اٹھا رہے تھے کہ پہلے یہ سما ٹی وی نے یہ نیوز بریک بھی کی تھی کہ سامنے جو کھڑا ہوا ہے اس کے ذریعے بھی فائر ہوا ہے، اور اب جو سب سے حیران کن انکشاف ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر کے بالکل سامنے ایک ڈی ایس این جی وین جا رہی تھی، جس کے اوپر بی بی سی کا ایک نمائندہ جو ہے وہ ٹھہر کر رپورٹنگ کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں نے دیکھا ہے حملہ ہوتے ہوئے تو پہلے ہم جیسے جب آٹو فائر ہوا تو ہم سمجھیں شاید یہ ہوائی فائرنگ کی گئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا مختلف جگہ پر آتش بازی کے ذریعے استقبال کیا جا رہا تھا۔ ناظرین کرام اس کے ساتھ وہ کہتا ہے جیسے دوسری بلٹ فائر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سامنے جو عمران خان صاحب کے جو گارڈ کھڑا ہوا ہے وہ سامنے کی طرف فائر کر رہا ہے، عمران خان صاحب کے ذاتی گارڈ بھی سامنے کی طرف فائر کر رہے تھے، اور کیونکہ وہ ہم نے جو ویڈیو دیکھی ہے جیسے ہی وہ دوسرا بلٹ فائر ہوتا ہے، ایک تو وہ جو گارڈ بلٹ فائر کر رہا ہوتا ہے اور ایک جو دوسرا بلٹ کی آواز آتی ہے، وہیں پر تمام جتنے بھی کارکنان تھے سب کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب باقاعدگی سے فائرنگ شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جب اوپر جو گارڈ کھڑا ہوتا ہے اس کی طرف سے بھی فائر کیے گئے تھے۔ تب سب نے اپنے ویڈیوز کیمراز بند کر کے ہر کوئی اپنی جان بچانے کے اندر لگ گیا۔ کیا وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا؟ اب تک اس خبر کا جو ہے نا کوئی بریک نہیں کر رہا اور کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ ایک تو یہ سب سے حیران کن بات تھی، کیونکہ وہ سامنے جو بلٹ عمران خان صاحب کو لگی ہے وہ سامنے لگی ہے، اور سینئر ترین تجزیہ کار اور جو وکلا ہیں ان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو سامنے کی طرف جو شیٹ لگی ہے لوہے کی اس کو کراس کرتے ہوئے جو بلٹ گئی ہے وہی عمران خان صاحب کو اس نے ہٹ کیا، اور وہ پستول کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ناظرین کرام وہ جو بلٹ فائر کیے گئے تھے وہ آٹو تھے، اگر ایک بلٹ وہاں پر لگتی تو اتنی بڑی شیٹ کے اندر دوسری بلٹ کیوں نہیں لگی؟ یہ بھی سوالیہ نشان ہے، اور کیوں وہ بلٹ عمران خان صاحب کی صرف ٹانگ میں لگی ہے اوپر کیوں نہیں لگی؟ تو اس کا مطلب سامنے ناظرین کرام سامنے وہ جو سامنے بلڈنگز تھی، سامنے جو گھر بنے ہوئے تھے ان کے ٹیرس کے اوپر، کیونکہ جو حمزہ نامی ڈی جے ہے اس کی طرف سے بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جیسے ہی میں سامنے اٹھاؤں تو سامنے بلڈنگ کے اوپر ایک شخص رائفل لے کر کھڑا ہوا تھا۔ ایک تو یہ سوالیہ نشان ہے، اور جو ملزم کا پہلا بیان ہے اس کے اندر ایک اور سوالیہ نشان ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اچانک ہی یہ پلان کیا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو قتل کر دوں، لیکن وہ اس کے اندر وہ بدبخت ناکام ہوا پاکستان کو ایک اور انارکی کی طرف دھکیلنے کے اندر۔ تو ناظرین کرام اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کیا ایک وقت کے اندر ممکن تھا کہ وہ اچانک فیصلہ کرتا کہ میں نے عمران خان صاحب کو قتل کرنا ہے اور اس نے فائر کیا ہے اسی وقت؟ کیا عین ممکن تھا یہ؟ کیا یہ کوئی اچنبے کی بات ہے کہ اسی وقت سامنے سے کھڑا ہوا کوئی شخص فائرنگ کر رہا ہے؟ یعنی کہ جیسے ہی اس شخص نے فائرنگ کیا تو سامنے سے کوئی شخص آگے فائرنگ کر رہا ہے۔ یہ کوئی میں کہتا ہوں کوئی عجیب سا ہی واقعہ ہے، آپ ذرا اس کے اوپر خیال کریں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ یہ جی سوچی سمجھی سازش نہیں تھی، بلکہ یہ
अचानक ही उसने उसके मुताबिक जो वो कभी तो कहता है कि मैं लाहौर से ये तैयारी करके आया था, कभी कहता है कि मैंने अचानक ये फैसला किया था। लेकिन अब ये हैरान कुन बात है कि उसको गिरफ्तार किस लिए किया हुआ है, जबकि उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी। एफआईआर तो कल जाके दर्ज हुई है 90 घंटे के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नोटिस लिया गया उसकी वजह से दर्ज की गई है, हालांकि ये एफआईआर दर्ज नहीं की जानी थी। बहुत से, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि थाने का अमला जो है वो भी गायब हो गया था, कोई ये एफआईआर रजिस्टर्ड करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत से अब यहाँ पर अहम तरीन सवाल उठते हैं, क्या वो जो क्राइम सीन है वो वाश कर दिया गया, क्या वहाँ पर जितने भी सबूत थे वो सारे मिटा दिए गए हैं और अब जाकर एफआईआर दर्ज की गई है, और थाने के अमले के ऊपर किस बंदे का दबाव था। और सबसे अहम तरीन बात नाज़रीन कराम के परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब के ऊपर किस अहम तरीन शख्सियत का दबाव था कि आपने ये एफआईआर दर्ज नहीं होने देनी। और आप जाकर आप देखेंगे कि मैं आपको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो एफआईआर दर्ज की गई है ये सरकार की मुद्दत में दर्ज की गई है, यानी कि थाने का जो अमला है उसकी मुद्दत में दर्ज की गई है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि डीपीओ गुजरात सैयद गजम्फर अली शाह साहब का जो बयान है, ये मेरे साथ चल रहा होगा, 30 सेकंड का बयान है, ये जरा आप सुन लें तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आप कॉग्निसेंस तो पुलिस ने भी इस मामले की ली है ना, क्योंकि वहां पर पुलिस एहलकार मौजूद थे, वो अपनी मुद्दत के अंदर दर्ज कर सकते थे एफआईआर, वो भी नहीं की गई। जी अमूमन जो है वो पुलिस तब उन मामलात के अंदर एफआईआर अपनी मुद्दत में दर्ज करती है जब कोई एग्रीव्ड पार्टी ना हो और जब जो है वो कोई ऐसा शख्स ना हो जिसके अंदर तो एक बंदे की जान भी गई है, ज़ाहिर उसके रिलेटिव्स भी हैं, वो भी इसके अंदर मुद्दई बन सकते हैं। अमूमन किसी एक वाक़े में अगर किसी की जान जाए और कुछ लोग जख्मी हों तो हमेशा पुलिस जो है वो प्रायोरिटी देती है उन लोगों को जो। अच्छा जी नाज़रीन करम, ये बयान क्योंकि आपने सुन लिया तो इसके अंदर सैयद गजम्फर अली शाह ये खास तौर पे कह रहे हैं कि थाना अपनी मुद्दत के अंदर तब जब अकबर बाजा साहब ये सवाल पूछते हैं डीपीओ साहब से कि आप जो है ना आपने अपनी मुद्दत के अंदर क्यों मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, तो वो कहते हैं कि जब वहाँ पर मुतासरीन मौजूद और उनकी तरफ से जब तक दरख्वास्त नहीं दी जाती और वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते तब तक नाज़रीन कराम हम जो है ना अपनी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि डीपीओ साहब को ये अभी तक क्या पता इल्म है या नहीं, जुबैर नियाज़ी साहब ने एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई है लेकिन उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और ये इसके अंदर दहशतगर्दी की दफात और तकरीबन नवीद को जो है ना उसके अंदर मुजरिम करार दिया गया और नामालूम अफराद के दरमियान तकरीबन ये मुकदमा तकरीबन दर्ज किया गया। तो क्या अब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लेने वाली है? क्या नाज़रीन कराम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल इस मामले के ऊपर सुमोटो नोटिस लेने वाले हैं? क्या नाज़रीन कराम इसके ऊपर पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के उस लीडर के जिसके साथ तकरीबन पाकिस्तान की 60% आबादी खड़ी हुई है उसका नाज़रीन कराम उसको इंसाफ मिल सकेगा? क्या इमरान खान साहब जो फैसला किया हुआ है कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को बेनकाब करना है, क्या वो अपने इस फैसले के अंदर कामयाब हो सकेंगे? ये कुछ अहम तरीन सवालात हैं जो कि मैं आपको बता रहा था, और ये हकीकत है इमरान खान साहब के ऊपर हमला करने की और किस तरह से वो मुजरिम के बयानात रिकॉर्ड करके, जबकि थाने के अमले के सारे मोबाइल भी जब्त कर लिए गए थे, थाने का पूरा अमला मुअत्तल कर दिया गया था, सीसीटीवी के हवाले कर दिया गया था मुजरिम को, तो फिर उसका किस तरह से बयान सामने आते और वो भी डिटेल, जबकि मीडिया के अंदर ये क्यास आराइयाँ जारी थी कि इस मुलजिम के जो सवालात मीडिया के अंदर पूछे जा रहे थे सबके जवाबात उसकी उसी वक्त आने किस लिए ज़रूरी था। और ये कि जब ये मुजरिम पकड़ा गया था तब ये जो है ना दिन था, तकरीबन दिन निकला हुआ था, अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था, लेकिन जब ये वीडियो रिलीज की जाती है तब नाज़रीन कराम अगर आप उस वीडियो के अंदर गौर करें, जब ये पहली जो इसकी वीडियो रिलीज होती है तो वहां पर जो एक खिड़की है, खिड़की के पर्दे के अंदर से जो है ना आपको अंधेरा नजर आएगा, जबकि वहां पर तो तकरीबन लाइट्स भी ऑन हुई हुई आपको नजर आ रही होंगी। ये आप कहेंगे कि ये छोटे छोटे सवालात, ये अजीब से क्या कमरा बंद होगा, लेकिन ये सवालात उठाने पड़ेंगे हमें, यही छोटी छोटी बातों से निकलते हुए कुछ बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लग सकती है, और क्या पता वो मुजरिम था भी या नहीं, क्या पता उसके पीछे कोई बहुत बड़ी और अहम तरीन शख्सियत इसके अंदर मुलविस हो, क्योंकि इमरान खान साहब बयान देते हैं और मुसलसल अभी भी डट के खड़े हुए हैं। और तकरीबन कल जो मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब और इमरान खान साहब की, उसके अंदर इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान नोक झोंक हुई है और तकरार भी हुई है, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
लफ्ज़ों की तकरीबन कुछ बताया जा रहा है कि सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किया गया परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान, और परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि मैं अगर मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। ये मैं आपको अहम तरीन खबर बता रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को ये कह दिया है कि अगर मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव डाला गया तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। जी नाज़रीन करम, परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये कहा गया है कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और अब ये रिज़ाइन करने के लिए परवेज़ इलाही के ऊपर किस इदारे और किस अहम तरीन शख्सियत का दबाव है। और नाज़रीन करम, एक और अहम तरीन खबर के ये खबर सामने आ रही है इस वक्त के जो आर्मी चीफ की नई तैनाती करनी है, वहाँ पर वफाकी हुकूमत की तरफ से ये बयानात सामने आ रहे हैं कि एक दफ़ा ज़बानी और एक दफ़ा तहरीरी लेटर लिखकर GHQ भेज दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब सामने नहीं आया। आप सोचें कि इसका क्या मतलब है और आगे चंद आने वाले दिनों के अंदर किस कदर के हालात मुश्किल तरीन होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मुसद्दका इतलात हैं कि GHQ को लेटर लिख हुकूमत की तरफ से लेटर लिखा जा चुका है और एक दफ़ा ज़बानी और रिटर्न भी उनसे ये दरख्वास्त की गई है कि आप समरी भेज दें, यानी कि आपने जो 5 से 6 जर्नैलों की एक लिस्ट भेजनी होती है वो आप भेज दें, हम इसके ऊपर कार्रवाई लाजमी करेंगे। और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 17 नवंबर तक नए आर्मी चीफ साहब का जो मामला है वो या तो टेकन अप किया जाएगा या फिर तैनाती मुकम्मल करके दी जा चुकी होगी। अब आपको ये तो पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ साहब कौन अपॉइंट करते हैं, इसकी तो अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन किराम, और भी बहुत से, क्या पता वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बहुत से अहम तरीन और भी सवालात हैं जिसके अंदर यानी कि आपको ये बताना मैं चाहूँगा अपनी अगली वीडियोस के अंदर। हैरान कुन इंकशाफात हैं, लेकिन अभी तस्दीक हो जाए उनकी तो फिर आप तक वो वीडियो पहुँचाने में कुछ हमारी खबर की भी कुछ ताकत हो कि वो अपने पाँव के ऊपर जम कर खड़ी हो सके। क्योंकि अब तक मैं आप तक जितनी भी इतलात पहुँचाता आ रहा हूँ पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर एज इट इज़, और तकरीबन पक्की खबरें होती हैं, पक्की। आज तक मेरी कोई खबर भी आप तक जितनी भी खबरें पहुंचाई वो झूठी साबित नहीं हुई और ना ही गलत साबित हुई हैं, ना ही फेक न्यूज़ के ज़मरे में आती हैं। आप यकीनन मेरी वीडियोस उठाकर देख लें, यकीनन हर खबर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मुसद्दका इतलात होती हैं जो कि बाद में ये पाई जाती हैं। और अब मैं आपको ये एंड पर ये खबर दे के जा रहा हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अगर ज़्यादा दबाव डाला गया तो उन्होंने पंजाब की जो वज़ारत आला उससे रिज़ाइन कर देना और इमरान खान साहब के मुखालिफ खड़े हो जाना। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन इकराम, हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि जितनी भी आने वाली वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।